हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज है 27 जून और आज जो भी लोग क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि बिफोर द क्लास अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली हैं, तो आप लोग प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। जो CCRH की पोस्ट निकाली गई हैं तो उसमें आप ज़रूर अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होना है। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और GNM BSc नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड अदर स्टेट में भी CHO के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो वहाँ पर यदि अदर स्टेट वालों को ले रहे हैं, यदि झारखंड में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं तो वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कीजिए अपना, क्योंकि एट प्रेजेंट नर्सिंग ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अभी रिसेंट में जॉब निकलती आ रही हैं अलग अलग जगह पे। तो आप लोग अपनी तैयारी भी रखिए। और राजस्थान में भी बहुत जल्दी 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है वैकेंसी को लेके, लेकिन अभी कब फॉर्म सबमिट होना है ये सभी चीज़ें अभी नहीं बताई गई हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें। तो यहाँ पर सीरीज़ 4 है ऑल इन वन एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप कोई सा भी NHM एग्ज़ाम देने वाले हों। तो एट प्रेजेंट में अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो है MP NHM का, झारखंड CHO का, और DSSB ने भी अपना कैलेंडर रिलीज़ किया था। MP व्यापम ने भी अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है। सभी एग्ज़ाम होंगे। जिनको भी नॉर्सेट को लेके डाउट है तो नॉर्सेट है जो ईयर एंड तक होता है जनरली, तो अक्टूबर नवंबर तक आपका नॉर्सेट एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जिनको भी प्रीवियस पेपर्स लेना हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और ऑफिशियल ऐप अवेलेबल है मेडिकल एंड नर्सेस सबकी, तो आप वहाँ पर जाके पेपर्स को ले सकते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन था ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर एक्सेप्ट। तो सभी ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शियस डिसीज़ का ट्रांसमिशन है इन्फेक्टेड ब्लड को थ्रू होगा, किसी एक को छोड़कर। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो झारखंड CHO का पेपर हुआ है 22 जून को, उसमें भी आया है। मैंने पेपर अपडेट कर दिया है चैनल पर। जो नर्सिंग सब्जेक्ट था उसको अपडेट किया है। जो सेकंड सेक्शन है नॉन नर्सिंग, तो वो मैं आज आपको रात में अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है ब्लड के थ्रू सब होगा, किसी एक को छोड़कर। तो वो तो हेपेटाइटिस B, C, HIV तीनों होंगे ब्लड से। इवन हेपेटाइटिस C को तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस तक कहा जाता है, हेपेटाइटिस B को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, और HIV, तो ये तीनों किससे हो सकते हैं? इन्फेक्टेड ब्लड से। लेकिन हेपेटाइटिस E और हेपेटाइटिस A दोनों किससे होते हैं? फीको ओरल रूट से। किससे? फीको ओरल रूट से। तो यहाँ आपने सभी ने सही आंसर दिया हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर D, हेपेटाइटिस A, क्योंकि हेपेटाइटिस A और E दोनों किससे होते हैं? फीको ओरल रूट से, ना कि कंटामिनेटेड ब्लड से। नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय। तो इंडिया में एक गोल सेट किया गया है कि हमें मलेरिया को कब तक है जो इरेडिकेट करना है इंडिया से, एलिमिनेट करना है, सॉरी, इरेडिकेट करना और एलिमिनेट करना दोनों अलग अलग टर्म है यहाँ पर। तो एलिमिनेट करना है कब तक? 2024 तक, 2025 तक, 2027 तक या फिर 2030 तक एलिमिनेट करने का। तो कब तक करना है इंडिया से मलेरिया को एलिमिनेट? 2030 तक। कब तक करना है? 2030 तक। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स चैनल पर पढ़े हुए हैं और उनमें से यदि कुछ प्रोग्राम्स छूटे हुए हैं, आपको उनमें डाउट हो, तो प्लीज़ वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन प्रोग्राम्स के नाम लिख दें, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और ऑलरेडी हम 70% तक प्रोग्राम्स हैं जो पढ़ चुके हैं। बट फिर भी अभी अपकमिंग जो भी लोग अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं उनमें अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं। तो आप उन प्रोग्राम्स के नाम हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी आपको पूरे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्लीट करवा दिए जाएँ, क्योंकि प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है आप लोगों को। तो यहाँ पर मलेरिया एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक का सेट किया गया है? 2030 तक का। नेक्स्ट वन इज द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। ये देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक में कहा है मलेरिया एलिमिनेशन कब तक करना? 2030 तक। दूसरे में कहा है कि एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसमें हमें TB को एलिमिनेट करना है, तो कब तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है? ऑप्शन में 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। तो जो एलिमिनेशन कहा गया है ट्यूबरक्लोसिस को लेके, तो कब तक करना है? करना है हमें 2025 तक।
यदि मलेरिया पूछें तो 2030, टीबी पूछें तो 2025 तक। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन नंबर ऑफ फॉर नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं है पता वो लोग यहाँ पर देखें। तो एम्बुलेंस सर्विस, हमें यदि एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ पर कॉल करते हैं, किस नंबर पर कॉल करेंगे? 108 102 100 108 100 102 या फिर 100 110। तो जो यहाँ पर नेशनल एम्बुलेंस सर्विस ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको तो क्या है 108 102, ये क्या है? नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के नंबर हैं, टेलीफोन नंबर है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु सेट्स द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द डिसीज when the infectious agent has entered the body and the body has not started showing symptom and sign of the disease, that is known as। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई पर्सन किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आया है लेकिन वो अर्ली फेज में है डिसीज़ की, उसकी बॉडी ने अभी तक कोई साइन सिम्टम्स नहीं किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कैरियर। दैट मीन्स दूसरों को किस तरीके से है जो हार्म पहुँचा सकता है, फिर किस तरीके से दूसरे पर्सन के लिए इन्फेक्शन दे सकता है। इंक्यूबेटरी कैरियर, हेल्दी कैरियर या फिर पैसिव कैरियर। तो पर्सन किस टाइप का है जो कैरियर कहलाएगा? तो ये कहलाएगा इंक्यूबेटरी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर का मतलब है कि पर्सन को ऑलरेडी डिसीज़ हो गई है, अर्ली फेज में डिसीज़ की, इन्फेक्शियस एजेंट उसकी बॉडी में एंटर हो चुका है लेकिन उसने अभी तक साइन सिम्टम्स नहीं किए हैं उसकी बॉडी ने, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंक्यूबेटरी कैरियर। फिर इज द राइट आंसर इज बी। और यहाँ पर जो अदर करियर है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट, हेल्दी और पैसिव। हेल्दी करियर का मतलब है कि पर्सन की बॉडी में अब कोई साइन सिम्टम्स नहीं हो रहे लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, रिकवर हो रहा है, वो हेल्दी में आ जाएगा। और यहाँ पर जो कन्वर्जेंट करियर ऑफ इन्फेक्शन की कौन कौन है जो इन्फेक्शन और जो करियर है किस तरीके से वाहक बन सकते हैं इन्फेक्शन के, तो यहाँ पर है इंक्यूबेटरी, कॉन्टैक्ट, कन्वर्जेंट या फिर क्रॉनिक कैरियर। तो यहाँ पर जो इंक्यूबेटरी कैरियर है दैट मीन्स अ पर्सन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अदर्स ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिसीज़। तो इंक्यूबेशन पीरियड जब डिसीज़ का चल रहा है उस टाइम पर पर्सन क्या कर सकता है? इन्फेक्शन है जो स्प्रेड आउट कर सकता है। तो क्या है? इंक्यूबेटरी पीरियड। इंक्यूबेटरी कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर का मतलब आपकी बॉडी ने साइन सिम्टम दिखाए हैं इन्फेक्शियस एजेंट के और आपकी बॉडी क्या कर रही है? दूसरों को इन्फेक्शन दे सकती है, तो क्या? इंक्यूबेटरी कैरियर। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट। जब आप किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे और आप इन्फेक्शियस हैं किसी भी डिसीज़ को लेके, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो इन्फेक्शन देंगे उस पर्सन को क्या कहला है? कॉन्टैक्ट कैरियर। A person who is in contact with an infected person and carries the germs identical to the disease causing germs, तो क्या है? कॉन्टैक्ट कैरियर। फिर थर्ड वन आता है कन्वर्जेंट कैरियर। कन्वर्जेंट का मतलब होगा रिकवरी फेज में है आप, आपको कोई डिसीज़ हुई है, कम्युनिकेबल डिसीज़ या फिर कंटेजियस डिसीज़ हुई है, लेकिन आप रिकवरी फेज में है डिसीज़ की, लेकिन आप स्टिल कैपेबल हैं दूसरों को डिसीज़ कॉज करने के लिए, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कैरियर। अ पर्सन हु इज क्लिनिकली रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज बट स्टिल कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट टू अदर्स, तो क्या कहलाएंगे? कन्वर्जेंट कैरियर। थर्ड आता है क्रॉनिक कैरियर। क्रॉनिक कैरियर का मतलब होगा एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स एज होस्ट टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आपकी बॉडी एक होस्ट का काम करेगी किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रहने देने के लिए, जो कि लंबे टाइम तक रहेगा विदाउट किसी साइन सिम्टम के, तो वो क्या कहलाएंगे? क्रॉनिक कैरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सीन इन डायबिटीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सभी हैं डायबिटीज़ को लेके किसी एक को छोड़कर। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, तो यहाँ पर क्या है? माइक्रोवैस्कुलर। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के सभी, लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। बाकी रेटिनोपैथी होगा, न्यूरोपैथी होगा, नेफ्रोपैथी होगा, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज यूजुअली सीन इन क्वासियोरकर बट नॉट इन मरासमस। मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट करके रखिए अपने कि क्वासियोरकर में जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं लेकिन मरासमस में देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही माल न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप है, क्वासियोरकर और मरासमस। तो यहाँ पर क्वासियोरकर में जो साइन देखने को मिलते हैं मरासमस में नहीं होंगे। ऑप्शन है यहाँ पर चिल्ड्रन अपीयर एमिसिएटेड, इरिटेबल, वीक एंड लेथार्जिक। दूसरा है मंकी और एज्ड फेस। थर्ड है स्किन इज ड्राई, रिंकल्ड एंड लूज। फोर्थ है जनरलाइज्ड एडिमा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्वासियोरकर में जो साइन है लेकिन मरासमस में नहीं होगा जनरलाइज्ड एडिमा। क्वासियोरकर में एडिमा देखने को मिलेगा, मरासमस में देखने को नहीं मिलेगा। मरासमस के बच्चे को हम क्या कह सकते हैं? सूखा, जो बच्चा बिल्कुल पूरा हड्डी हड्डी दिखेगी, जिसमें फैट है जो देखने को नहीं मिलेगा, स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। यही एक क्या है मेन साइन है जो आप याद रख सकते हैं कि मरासमस के बच्चे पूरे सूखे हुए रहते हैं, हड्डी बस देखने को मिलती है उनमें, तो क्या है मरासमस। और यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में बात आती है एडिमा की तो वो क्वासियोरकर के पेशेंट में देखने को मिलेगी लेकिन मरासमस में नहीं। नेक्स्ट वन इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ VHSNC इज कैरिड आउट। तो जो VHSNC है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ये जो VHSNC है आपको एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि VHSNC है जो कब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। क्या है? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी है जो कब बनाई गई थी? डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी नीड्स। तो ये किस तरीके से बनाई जाती है? कम्युनिटी की नीड्स के हिसाब से। एवरी 5 ईयर व्हेन न्यू पंचायत इज सिलेक्टेड, या फिर एवरी ईयर। तो जो VHSNC है, VHSNC कब बनाया जाता है? तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी कब बनती है? जब हर बार पंचायत सिलेक्ट होती है। तो अभी इस बार ऑलरेडी पंचायत के चुनाव बहुत सारी जगह हो चुके हैं, कहीं कहीं अभी होने वाले हैं। तो जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी है, जब भी पंचायत न्यू पंचायत इलेक्ट होती है तब बनाई जाती है। और इसका जो काम क्या होता है, VHSNC कमेटी है, क्या करती है? मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द विलेज पॉपुलेशन। गांव की कितनी जनता है, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, मालनरिश्ड बच्चे और बर्थ और डेथ रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। क्या है? VHSNC का एक फंक्शन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, VHSNC का फंक्शन। तो इसका काम क्या होगा कि जो डेथ और बर्थ जो भी वाइटल इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वल्नरेबल ग्रुप्स जिसमें मालनरिश्ड बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं आएंगी, वो विलेज की पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट वन इज राहुल एज्ड 4 ईयर इज ब्रॉड टू द PSC फॉर वैक्सीनेशन। ऑन हिस्ट्री टेकिंग यू रियलाइज दैट द चाइल्ड हैज नेवर बीन वैक्सीनेटेड और इम्यूनाइज्ड, व्हाट वुड बी यू एडमिनिस्टर एट द स्टेट डोज। यदि कोई 4 साल का बच्चा PHC में लाया जाता है वैक्सीनेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री में पता चलेगा कि उसको कभी भी कोई वैक्सीन नहीं लगी है, तो आप उसको कौन सी वैक्सीन देंगे 4 साल की एज में? ऑप्शन में है यहाँ पर DPT, OPV, मीजल्स, 2 ml ऑफ विटामिन E सॉल्यूशन। DPT का फर्स्ट डोज और OPT का फर्स्ट डोज, मीजल्स एंड 2 ml ऑफ विटामिन E सॉल्यूशन, या फिर DPT का फर्स्ट डोज, OPV का फर्स्ट डोज, मीजल्स एंड 2 ml ऑफ विटामिन E सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप इस बच्चे को क्या एडमिनिस्टर करेंगे? DPT का फर्स्ट डोज क्या देंगे? 4 साल का बच्चा PSC में लाया गया है तो DPT का फर्स्ट डोज देंगे, OPV का फर्स्ट डोज देंगे, मीजल्स देंगे और 2 ml विटामिन E सॉल्यूशन देंगे। क्या करेंगे? 2 ml विटामिन E सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पॉजिटिव सेक टेस्ट एक्सेप्ट। तो जो सेक टेस्ट है यहाँ पर पॉजिटिव सभी स्टेटमेंट्स में माना जाएगा किसी एक को छोड़कर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव कब माना जाएगा? सेक टेस्ट। तो यहाँ पर जो सेक टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? तो ये वैक्सीन के लिए किया जाता है, जिसको हम बबल्स और फॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पर किसके लिए किया जाता है? वैक्सीन्स के लिए किया जाता है सेक टेस्ट।
तो यहाँ पर जो भी वैक्सीन डैमेज हुई हैं या फिर किस तरीके से काम करती हैं इसके लिए किया जाता है। फ्रीज़र कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन सेंसिटिव रही है तो इनके लिए टेस्ट होता है सेक टेस्ट। अब यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं पॉजिटिव सेक टेस्ट के लिए, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स आर सीन एट द बॉटम ऑफ द वायल। जो वायल है वैक्सीन का उसमें फाइन और सैंड लाइक पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं बॉटम पर। नेक्स्ट है द वैक्सीन एंड द लिक्विड डज नॉट मिक्सड अप। वैक्सीन और लिक्विड दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। फ्लोक्यूल्स विल बी सीन इन द वैक्सीन। फ्लोक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन में। द वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर जो नहीं होगा पॉजिटिव सेक टेस्ट में वो क्या होगा, फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स आर सीन एट द बॉटम ऑफ द वायल। तो सेक टेस्ट है जो कब किया जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन इफ एन एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन हैज बीन फ्रोजन एनी टाइम इन द पास्ट। सेक टेस्ट किया जाता है कि कोई भी वैक्सीन पास्ट में फ्रोज तो नहीं हुई है, जमी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो टेस्ट वैलिड माना जाता है जब एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स रही हो, जैसे कि डीपीटी, डीटी, टीटी, पेंटावैलेंट और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो यहाँ पर सेक टेस्ट सभी केस में पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन जब फाइन एंड सैंड लाइक पार्टिकल्स देखेंगे बॉटम में तब सेक टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज सीजोफेनिया इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज। तो सीजोफेनिया को किस कैटेगरी में रखा जाता है, मूड डिसऑर्डर में, ऑब्सेशन डिसऑर्डर में, थॉट डिसऑर्डर में या फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में। तो सीजोफेनिया आता है थॉट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। किस में आएगा, थॉट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज EHR स्टैंड फॉर। तो EHR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रजिस्टर, एलिजिबल हेल्थ रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या फिर एलिजिबल हेल्थ रिकॉर्ड। तो EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज an action which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents complication is termed as। तो ऐसी स्टेज आपको बताना है डिसीज़ की प्रोग्रेस की जिसमें क्या हुआ हो, डिसीज़ हो गई हो इनिशियल स्टेज पर, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है ट्रीट करके। तो कौन सी प्रिवेंशन में आएगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन में। तो ये किस स्टेज कौन से प्रिवेंशन में आएगा, तो ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी में तुम हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन देके इनिशियल स्टेज पर ही डिसीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं कि हो ही ना। सेकेंडरी में डिसीज़ हो गई है लेकिन हमें उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, तो किस में आएगा, सेकेंडरी में। टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हैं, अब रिहेबिलिटेशन की बारी आने वाली है, तो किस में आएगा, टर्सरी डेवलपमेंट, टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज सेंटर इन द हिली रीजन रेंडर सर्विसेज टू अ पॉपुलेशन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि हिली एरिया में एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 3000। प्लेन एरिया कहें तो 5000। नेक्स्ट वन इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू एंड हर्बोरस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द रिकवरी फेज ऑफ इलनेस बट इज स्टिल इन्फेक्शियस इज रिफर्ड टू एज। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करियर को लेके अभी क्वेश्चन बताया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई पर्सन किसी डिसीज़ को लेके एक्सपोज्ड हो गया है लेकिन वो अभी रिकवरी फेज में है इलनेस की, बट उसको डिसीज़ अभी भी है, उसको इन्फेक्शन अभी भी है, कंप्लीट तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, वो रिकवरी फेज में है। तो कौन सा करियर कहलाएगा, कन्वर्जेंट, टेम्प्ररी, इंक्यूबेटरी या फिर हेल्दी। तो इंक्यूबेटरी में तो वो आएंगे जो साइन सिम्टम्स शो कर रहे हैं, फिर आते हैं टेम्प्ररी जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, और यहाँ पर लास्ट वो कन्वर्जेंट। तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कैरियर, जिसमें पर्सन रिकवरी फेज में है लेकिन अभी भी उसको इन्फेक्शन है और दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, वो क्या कहलाएंगे, कन्वर्जेंट कैरियर। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन लीड्स टू परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया है जो किसकी कमी से होता है, नियासिन, विटामिन B12, विटामिन C या फिर पायरिडॉक्सिन। तो परनीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट वन इज
अ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग हीमोग्लोबिन लेवल बिलो हाउ मेनी ग्राम पर DL एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो इसकी मैंने आपको कैटेगरी बताई थी WHO के अकॉर्डिंग कि कितने से कम जाएगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि ओनली एनीमिया कंसीडर किया जाएगा प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो जाए, 12, 11, 10 या फिर 9 से। तो यहाँ पर जब भी हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज में, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, कितने से कम हो जाए, 11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे इसको, एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी। तो कोई भी डिसीज, कोई भी इन्फेक्शन किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में और पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक या फिर पेंडेमिक। तो कोई एक जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करता है तो क्या, एंडेमिक। जब जियोग्राफिकल एरिया से आस पड़ोस के गांव में फैलेगा या फिर शहरों में फैलेगा वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक। और जब पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया डिसीज। चिकनगुनिया के ट्रांसमिशन में कौन सा है जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एडिस मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स, सैंडफ्लाई या फिर एनाफ्लीज। तो यहाँ पर कौन सा मॉस्क्यूटो है जो कि चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है एडिस मॉस्क्यूटो। कौन सा, एडिस मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ल्यूकोपनिया एंड सीवियर एनीमिया आर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ। तो प्रोग्रेसिव ल्यूकोपनिया और यहाँ पर सीवियर एनीमिया किसके फीचर हैं, ऑप्शन में है डेंगू, काला अजार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर मलेरिया। तो ये दोनों यहाँ पर क्लासिकल साइन बताए हैं कि किसके साइन हैं, ल्यूकेमिया नहीं है, यहाँ पर ल्यूकेपनिया है। तो यहाँ पर ल्यूकोपनिया और जो सीवियर एनीमिया है ये किसके साइन हैं, तो यहाँ पर ये दोनों किसके साइन है, ये हैं काला अजहर के। किसके, काला अजहर के दोनों ही साइन हैं। ल्यूकोपनिया का मतलब होगा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC की काउंटिंग घटना, क्या होना, WBC है जो ल्यूकोसाइट्स है उसकी काउंटिंग क्या होना, नंबर है जो डिक्रीज होना, WBC है जो क्या होना, डिक्रीज होना, वो क्या है, ल्यूकोपनिया। सीवियर एनीमिया, तो ये दोनों किसके स्ट्राइकिंग फीचर हैं, काला अजहर के। नेक्स्ट वन इज फॉगिंग इज अ मेथड टू किल द मॉस्क्यूटो स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो फॉगिंग है जो एक मेथड है किसके लिए, मॉस्क्यूटो को मारने के लिए। तो मॉस्क्यूटो की ये कौन सी स्टेज पर मारेगी फॉगिंग के थ्रू, लार्वा पे, प्यूपा पे, एग पर या फिर एडल्ट पर। तो ये किस स्टेज पर काम करेगी, तो वो होगी एडल्ट पर। यदि बायोलॉजिकल पर पूछें, यदि बायोलॉजिकल वे में हमें मारना मेथड पूछते मच्छरों को मारने के लिए तो फिश यूज़ की जाती है। लेकिन यदि यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात हो रही तो किस स्टेज पर फॉगिंग से मारेंगे हम, एडल्ट स्टेज पर। लार्वा स्टेज पर बात करें हम तो कौन सी मेथड होगी, बायोलॉजिकल, जिसमें फिश का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज एक्सेप्ट। सभी यहाँ पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कोरोनरी हार्ट डिसीज को लेके, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है स्मोकिंग, जेनेटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर या फिर एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, एटलीस्ट हमने 10 टाइम्स से ज़्यादा पढ़ लिए होंगे। तो मॉडिफाई जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग को चेंज कर सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, खाने पीने एक्सरसाइज से, हाई BP को स्ट्रेस फ्री रह के हम रोक सकते हैं। लेकिन हम जेनेटिक्स को है जो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या है, जेनेटिक्स को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जेनेटिक्स, रेस, मेल फीमेल, ये सब क्या है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ हब्स विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो रूल ऑफ हब्स यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए।
तो रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग कौन सा रूल है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की एडिक्वेसी को बताएगा? रूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? रूल हाफ्स के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग रूल थर्ड है जो क्या करेगा? ट्रीटमेंट की एडिक्वेसी को बताएगा। अब यहाँ पर जो रूल है, रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। रूल फर्स्ट क्या कहता है रूल ऑफ हाफ्स का कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है, 50% लोगों को पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। फिर आता है दूसरा रूल, हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड। दूसरा रूल कहता है कि जिनको पता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो रूल सेकंड में आएंगे। थर्ड में आता है हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड। थर्ड में आता है कि कंट्रोल ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो किस में आएगा? रूल थर्ड में। तो यहाँ पर वही है स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, तो क्या है? रूल थर्ड। आपको याद रखना है रूल ऑफ हाफ्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन की स्टेट्स किया जाता है फर्स्ट में कि लोगों को पता नहीं है कि उनका बीपी बढ़ रहा है, सेकंड में पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, थर्ड में ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल पे नहीं आ रहा है, बीपी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? रूल थर्ड। और नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एब्यूज ऑफ एम्फेटामाइन। तो इनमें से एम्फेटामाइन का अब्यूजिंग एम्फेटामाइन का डिसऑर्डर कौन सा है? स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर या फिर टोबैको यूज डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो एम्फेटामाइन है ये किससे रिलेट कर रही है? तो ये कर रही है स्टिमुलेंट डिसऑर्डर से। किससे? स्टिमुलेंट डिसऑर्डर से। तो आप किसको मार्क करेंगे यहाँ पर? स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर। जो एम्फेटामाइन कैटेगरी की ड्रग है, एम्फेटामाइन जो मेडिसिन है एक स्टिमुलेंट ड्रग है, तो इसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। तो विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। तो एक कौन से कैंसर को डायग्नोस करने की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा? ओरल, सर्वाइकल, ब्रेस्ट या फिर नेजोफेरेंजियल। तो सबको पता है पेप स्मीयर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जिससे विजुअल इंस्पेक्शन हम करेंगे किसको? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज every VHSC is entitled to get rupees per year as untied fund। जो हमने पढ़ा अभी VHSC है, यहाँ पर कितना फंड उनको पर ईयर दिया जाता है? 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 और 20,000। एवरी VHSC में कितना फंड रखा जाता है? 10,000। कितना? 10,000 पर ईयर में फंड। यदि आपको पूछें जनरली ये जो टर्म एंड CHO एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो एवरी VHSC में कितना फंड रखा जाता है पर ईयर? 10,000। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल एक्सेप्ट। तो सभी कंपोनेंट हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है परसीव्ड सीवियरिटी, क्यूज टू एक्शन, परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी या फिर परसीव्ड बैरियर्स। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल के सभी कंपोनेंट हैं परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पर जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है इसके अकॉर्डिंग परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, परसीव्ड सीवियरिटी, हेल्थ मोटिवेशन, परसीव द बेनिफिट और परसीव द बैरियर्स। क्यूज रहेंगे एक्शन में और यहाँ पर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी, जो कि हेल्थ बिलीफ मॉडल का हिस्सा नहीं है। अपने आप को बहुत ही उच्च लेवल पर मानना क्या है? परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट वन इज डेटा एंट्री एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो हम डेटा एंट्री एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं? डेटा एंटर करते हैं तो उन एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं? विजुअल स्कैनिंग से, परफॉर्मिंग वैलिडेशन चेक से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल आउटलायर से या फिर ऑल ऑफ दी अबव से। इन सभी चीज़ों से हम डेटा एंट्री एरर को है जो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डिसीज इज एंडेमिक व्हेन इट इज। किसी भी डिसीज को एंडेमिक कब कहा जाएगा? व्हेन इट इज अकर्स इन मोर देन वन एरिया, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया,
अकर्स इन मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी एट अ टाइम, या फिर अकर्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। कोई भी डिसीज़ एंडेमिक कहलाएगी जब कोई एक वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करती है। मोर देन वन एरिया में जाती है तो वो एपिडेमिक बन जाएगी, फिर मोर देन पूरे अदर जगह जाएगी एक ही टाइम पर, क्या बन जाएगी, पेंडेमिक। तो यदि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया दैट मीन्स क्या है, एंडेमिक है। नेक्स्ट वन इज डिस्टोकिया डिस्टोकिया का मतलब क्या है, अबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पर अबॉर्शन का मतलब होगा जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है उसको क्या होना, अबॉर्ट होना, टर्मिनेट होना प्रेगनेंसी को हम कहेंगे। नॉर्मल लेबर के लिए टर्म यूज़ किया जाता है यूटोकिया, क्या होगा, यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइजेस ऑफ, तो तीसरी स्टेज है जो लेबर की, उसमें क्या होगा, डिलीवरी ऑफ फीटस जो सेकेंड स्टेज में होगा, इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, प्लेसेंटल सेपरेशन और डिसेंट ऑफ द फीटस। तो जो चीज़ होगी किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेट होता है, क्या होगा, प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज, जो कि 15 मिनट की होती है, 15 to 13 मिनट की होती है, किसमें, दोनों तरीके की, मल्टीपैरा और प्रीमीपैरा में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से रिस्क इन्फेंट कौन से हैं, इन्फेंट विद डायरिया, मालनरिश्ड बेबी, लो बर्थ वेट बेबी या फिर डाउन सिंड्रोम बेबी। तो रिस्क इन्फेंट इनमें से कौन से हाई रिस्क पर हैं, तो डायरिया के इन्फेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, मालनरिश्ड बच्चे को कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम को। लेकिन यदि एट रिस्क इन्फेंट की बात हो रही है तो वो LBW वाले बच्चे हैं, लो बर्थ वेट बेबी हैं, जो किस में आएंगे, एट रिस्क में। नेक्स्ट वन इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ है, तो इम्पेंडिंग डेथ का क्लिनिकल साइन यहाँ पर क्या है, इम्पेंडिंग डेथ का मतलब है जो पर्सन मरने, उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, इम्पेंडिंग डेथ, क्या है, इम्पेंडिंग डेथ। और इम्पेंडिंग डेथ का यहाँ पर क्या साइन है, ऑप्शन में इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इंक्रीज्ड मसल टोन, वरिंग या फिर चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर फाइनल फेज ऑफ इलनेस जिसके कारण पर्सन क्या, इमिनेंट डेथ या फिर इम्पेंडिंग डेथ जिसको हम कहें, तो क्या है, फाइनल फेज ऑफ इलनेस या फिर बहुत ही ज़्यादा तरीके से यदि प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग डेथ। जिसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव वीकनेस विथ इंक्रीज टाइम स्पेंड स्लीपिंग एंड इन बेड, जो लंबे टाइम से बेड रिडन है या फिर उनको कुछ भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं बचा है, खाने पीने कुछ में, तो यहाँ पर यदि बात करें तो वो क्या साइन है जो उनकी बॉडी दिखाना स्टार्ट करेगी इम्पेंडिंग डेथ के पेशेंट में, वो होगा यहाँ पर चाइनी स्ट्रोक, क्या है, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, क्या होगा, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन है जो एक साइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। रेयर एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है दैट कैन अकर्स वाइल अवेक बट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द स्लीप, लेकिन जनरली ये कभी कभी जगते में भी और लंबे टाइम तक सोने के लोगों में भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है यहाँ पर, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, एबनॉर्मल है, रेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्लिनिकल साइन हो गया किसका, इम्पेंडिंग डेथ का। तो मरने वाला है उसको ना किसी चीज़ की चिंता रहेगी, ना मसल टोन इंक्रीज होगा, ना ही हाथ पैर ज़्यादा फड़फड़ाएगा। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होगा, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है जो क्या है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है या फिर न्यूरो एंडोक्राइन टेस्ट है या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है या फिर ब्रेन इमेजिंग टेस्ट है। तो यहाँ पर PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो कि एक कौन सा टेस्ट है, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, क्या है, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट है जो कि हेल्प करेगा मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की टिश्यू और ऑर्गन में। जो आपके ब्रेन के टिश्यू और ऑर्गन हैं वहाँ पर क्या फंक्शनिंग हो रही है, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, उनको चेक करने के लिए ब्रेन इमेजिंग टेस्ट किया जाएगा जो क्या है, PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट वन इज इन विच डिसीज कंडीशन बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन द चेस्ट एक्सरे।
तो हार्ट का शेप कैसा दिखेगा, जूते के जैसा। तो बूट शेप्ड हार्ट देखने को किस में मिलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेसी या फिर टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो यहाँ पर जो 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज हैं, क्या है 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज इन टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट जिसको हम कहेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ट का शेप कैसा होगा, जूते के जैसा, बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। जो ये टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है इसमें 4 कौन कौन सी डिसीज है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिसप्लेस्ड आओर्टा, थिकेट राइट वेंट्रिकुलर वॉल या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम जिसको कहेंगे। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में हार्ट का शेप जनरली बंद फिस्ट के जैसे होगा, मुट्ठी का जैसा होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, हार्ट का शेप है कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप्ड। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेबिरिंथ ऑफ इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ। इनमें से क्या है जो बोनी, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेबिरिंथ ऑफ इनर ईयर। तो इनर ईयर में बोनी लेबिरिंथ के अलावा और क्या होगा, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी कैनाल, कोक्लिया या फिर पिन्ना। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स तो मिडिल ईयर के पार्ट है, यहाँ पर जो तीनों पेयर में रहेंगे, मिलियस इनका सिस्टेपस। यहाँ पर पिन्ना है जो आउटर पार्ट है। अब यहाँ पर आता है इनर ईयर में, तो इनर ईयर का पार्ट यहाँ पर क्या है, कोक्लिया। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल फॉर सेस्मॉइड बोन इज। सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन में पटेला, रिप्स, कार्पल्स या फिर स्टर्नम। टाइप्स ऑफ बोन हमने पढ़े, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन्स, तो यहाँ पर है सेस्मॉइड बोन। तो सेस्मॉइड बोन का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है यहाँ पर पटेला, क्या है, नी कैप जिसको हम कहते हैं। तो सेस्मॉइड बोन का एक क्या है, पटेला और कार्पल बोन्स, दोनों याद रखना है आपको। सेस्मॉइड बोन यदि पूछी जाए तो पटेला बोन और जो कि कार्पल बोन से क्या है, सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जब आप किसी जगह काम कर रहे हो, उस काम के दौरान आपको कोई चोट लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑप्शन में सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस या फिर सिलिकोसिस। तो इनमें से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स पूछा है तो क्या है, सिलिकोसिस, क्या है, सिलिकोसिस। नेक्स्ट वन इज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया स्टैंड्स एट विच स्टेज। तो डेमोग्राफिक साइकिल में भारत किस स्टेज में है? हमने पूरी स्टेज पढ़ी है, हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग या फिर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक साइकिल है इंडिया किस स्टेज में है? तो इंडिया है यहाँ पर लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। किसमें है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। 4 स्टेज होंगी तो उसमें से इंडिया कौन सी स्टेज में? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, ऑर्डरली कंसोलिडेशन एंड इवालुएशन ऑफ पर्टिनेंट डेटा विथ प्रोमोट डिसेमिनेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सिस्टमिक डेटा कलेक्ट करना, उसको इवालुएट करना पूरा अलग अलग तरीके से क्या कहलाता है? रिसर्च, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग या फिर सेंसस। तो यदि आप पूरा डेटा बस कलेक्ट करते तो वो सैंपल कहलाएगा, लेकिन आपने सिस्टमेटिक कलेक्ट किया, ऑर्डरली कंसोलिडेट किया, इवालुएट किया हर एक चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? सर्विलेंस ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी की, एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है? 150 किलो कैलोरी पर डे, 250 किलो कैलोरी पर डे, 350 किलो कैलोरी पर डे या फिर 450 किलो कैलोरी पर डे। अब बात करेंगे हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। यदि एग्ज़ाम में आपको ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछें तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछें तो 350 किलो कैलोरी पर डे आपको, जो कैलोरी एनर्जी आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको 350 किलो कैलोरी लेना होगा। कब? सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में।
लेकिन इनकेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात आती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट इज। तो डेली कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एक एडल्ट को? 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या फिर 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो एक एडल्ट के लिए डेली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ती है किसकी? प्रोटीन की। नेक्स्ट इज चाइल्ड यूरिया मीन्स। चाइल्ड यूरिया का मतलब क्या है? टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो यहाँ पर चाइल्ड यूरिया का मतलब है मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें यूरिन का कलर कैसा होगा? दूध के जैसे वाइट दिखेगा, जिसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया? चाइल्ड यूरिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक के लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं? तो बर्न वालों में हाइपोवैल्यूमिक शॉक होने के चांस होते हैं क्योंकि फ्लूइड लॉस हो जाता है। कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियोजेनिक। अब यहाँ पर सेप्टिक शॉक जो इन्फेक्शन के बाद होगा वो कौन सा होगा? किसको ज़्यादा चांस होंगे? डीबीटी वालों को, कार्डियक फेलियर को, एक्सट्रीम एज को, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई हो, या फिर नन ऑफ दीज। तो सेप्टिक शॉक कब होगा? जब आपको कोई इन्फेक्शन होगा। तो सेप्टिक शॉक के सबसे ज़्यादा चांस होंगे एक्सट्रीम एज वाले पर्सन को, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, उनको सेप्टिक शॉक के चांसेस हैं जो ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंफर्ट डिवाइस प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप्स ऑफ अ बेडरिडन पेशेंट। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो पेशेंट, बेडरिडन पेशेंट को क्या करेगी? एक्सटर्नल रोटेट करेगी, तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी। टोकेंटर रोल्स, हैंड रोल, ट्रेपेजी बार या फिर स्टैंड बैग। तो क्या है जो एक डिवाइस जो कि पेशेंट को, जो कंप्लीट बेडरिडन पेशेंट है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, मतलब हिप को रोटेट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर टोकेंटर रोल्स ये रहे। यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज दिख रही है क्या करेगी? बेडरिडन पेशेंट को गिरने से बचाएगी भी और साथ ही साथ कंफर्ट भी देगी। फिर आता है यहाँ पर हिप एबडक्शन वेज, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। फिर आते हैं स्प्लिंट। तो स्प्लिंट तो सबको पता है, लेकिन जिनका कंप्लीट हिप ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्या? टोकेंटर रोल। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रूसेलोसिस। तो ब्रूसेलोसिस का जो इन्फेक्शन है, पॉसिबल सोर्स क्या हो सकते हैं? ब्रूसेलोसिस है जो किसको ज़्यादा या फिर किसके थ्रू ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? पॉसिबल सोर्स क्या होगा ब्रूसेलोसिस के लिए? तो ऑप्शन है यहाँ पर रेड, सीप, गॉट्स या फिर हॉर्सेस। तो ब्रूसेलोसिस क्या है? जनरली एक हाईली कंटेजियस डिसीज़ है जो कि अनपास्चुराइज्ड मिल्क या फिर अनपास्चुराइज्ड मीट खाने से होगी। तो यहाँ पर ब्रूसेलोसिस किससे हो सकता है? गॉट से। किससे? बकरियों से होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। तो इम्यून मैकेनिज्म की चीफ रेगुलेटर सेल्स क्या हैं? हेल्पर टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या फिर सप्रेसर सेल्स। तो चीफ रेगुलेटर सेल्स है इम्यून मैकेनिज्म की, वो क्या है यहाँ पर? हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड फीवर इज द। तो टाइफॉइड किस टाइप का बुखार है? बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है या फिर नन ऑफ द अबव। सबको पता है टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होगा। टाइफॉइड का क्लासिकल साइन एग्जाम में आता है तो क्या? पीसू पिस्टूल टेस्ट पूछा जाए तो विडाल टेस्ट, जो कि डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल इनगल्फिंग। फैगोसाइटोसिस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट की, इसोनोफिल्स की या फिर मोनोसाइट्स की। जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये न्यूट्रोफिल्स की। नेक्स्ट वन इज विच वन हैज़ नो न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन है जिनके पास केंद्र नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो क्या है? आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट जिनको हम कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच सब्सटेंस फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ एयर। तो एटलीस्ट 20% ऑफ एयर कौन बनाता है? सॉरी, एयर में प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड